हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। आज हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे रहता है, सीरीज पैरेलल देखेंगे। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट जो करंट शो करता है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आज हम। और फाइनली हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिए जिससे कि आप ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा चार्जेस के बारे में देखा था कि चार्जेस से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के टाइप देखे थे हमने, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी, करंट के बारे में भी हमने अच्छे से जाना था कि करंट क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी देखा था। इसके अलावा मटेरियल टाइप्स जो होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये भी हमने समझा था। इलेक्ट्रिक सिंबल को हमने फैमिलियर हुए थे कि इलेक्ट्रिक सिंबल जो होते हैं वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट को हम कौन सा सिंबल देते हैं। कूलाम के बारे में हमने अच्छे से समझा था। एम्पियर, करंट को किससे मेजर करते हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, इन सब के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब हमने इस लेक्चर में कवर किया था, है ना। तो आपने अगर ये नहीं देखा है तो आप इस लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें जिससे कि आपको आगे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। मेजर सजेशन तो यही है। उसमें हमने ओम्स लॉ को भी अच्छे से क्लैरिफाई किया था, है ना। इसके अलावा रेजिस्टेंस को देखा था जो हम उससे रिलेटेड ही आज का लेक्चर है। तो रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर ऑन किया था। तो अब आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कॉम्बिनेशंस के बारे में एनालाइज करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, रेजिस्टेंस आपको कुछ ऐसे नजर आते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, स्ट्रिप्स नजर आ रही होंगी, है ना। ये स्ट्रिप्स क्या है? ये स्ट्रिप्स यहाँ पर कोई डिजाइन की नहीं है। ये एक्चुअली इसके वैल्यू को इंडिकेट करते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन स्ट्रिप्स को देख कर हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं अभी सब चीज नहीं डिस्कस करूंगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिप इनके वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अभी इनको हम कंबाइन करेंगे। तो हम किस तरीके से इनको कंबाइन कर सकते हैं? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप फैमिलियर होंगे, तो पर बनाते कैसे हैं तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। देखो, ये मैंने दो सर्किट आपके लिए डिजाइन किए हैं, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं दोनों कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि तीनों को एक लाइन में, रो में लगाया हुआ है कंटिन्यूअस। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। इसके साथ वोल्ट मीटर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो यार देखो, पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है ना। ये पैरेलली कनेक्ट है दोनों ही कॉम्बिनेशन में। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कहीं भी लगा दिया है, बीच में लगा सकते हैं सर्किट के। वो ये बैटरी है, ये स्विच है, इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है। ये पैरेलल है। पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन में आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस तीनों को हमने पैरेलली इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। अब इनको एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको तीन रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज में कनेक्ट नजर आ रहे हैं, एक रो में वायर में एक साथ कनेक्ट नजर आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे है जैसे आपने देखा होगा कि मोतियों की माला होती है, उसमें जो मोती कनेक्टेड रहते हैं वो एक तरह से सीरीज में होते हैं, एक धागे में कनेक्टेड है। उसी तरीके से इनको एक रो में कनेक्ट किया हुआ है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को लेके हम इसमें वोल्ट मीटर से हम एक एक करके कनेक्ट करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे और रीडिंग लेंगे। पहले वाले रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, रीडिंग देखेंगे वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आती है। सेकंड वाले में अगेन ट्राई करेंगे, सेकंड में कितनी रीडिंग आती है। फिर हम फाइनली थर्ड वाले में कनेक्ट करेंगे और फिर लास्ट में तीनों के साथ कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया हुआ है ना। तो ये रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर, मुझे नहीं पता इनकी क्या वैल्यू है, और इनको मैं R1, R2, R3 करके ले लूंगा। ये जो पहला वाला है ये R1 ले लिया, और ये R2 और ये R3,
जब हमें वैल्यू नहीं पता तो हम इनको R1, R2, R3 लेंगे। हम इनकी वैल्यू निकाल के देखेंगे कि इनको सीरीज में लगाने पर क्या वैल्यू आती है, मतलब इनको सम होता है, डिवाइड होते हैं, किस तरीके से इनको ऐड किया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इंडिविजुअली वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे। तो पहले वाले अगर इनकी वैल्यू अलग अलग है तो आपको वोल्टेज की जो रीडिंग होगी वो भी अलग अलग नजर आएगी। जैसे सपोज करो फर्स्ट वाले में आपको V1 नजर आती है, सेकंड वाले में V2 नजर आती है और थर्ड वाले में रीडिंग आपको V3 नजर आती है। जब आप इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करके इन तीनों की रीडिंग लेंगे, तीनों एक टर्मिनल आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक टर्मिनल आपने इस जगह कनेक्ट कर दिया, तब आप रीडिंग लेंगे वोल्ट मीटर में तो आपको कुछ अलग रीडिंग आएगी। लेकिन एक फैसिनेशन देखने को मिलेगा आपको, वो क्या कि V1 और V2 और V3 जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपको लास्ट वाला जो केस है, इस वाले केस में वही वैल्यू मिलेगी जो इन तीनों केस की रीडिंग आपको सम करके मिली थी। तो कुछ ये वाला आपको केस नजर आएगा कि V1, V2, V3 इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये V वाली रीडिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि तीनों केसेस में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है ना। जब आपने जो वोल्टेज ली थी वो अब तीनों में डिवाइड हो गई, तीनों रेजिस्टेंस में। इसका मतलब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। अगर आप यहीं पर अमीटर को कनेक्ट करते हैं और अमीटर को देखते हैं तो आप देखते हो कि अमीटर जो है वो कहीं पे भी कनेक्ट कर दो आपको सेम रीडिंग मिलेगी। इसका मतलब करंट जो है वो पूरे सर्किट में सीरीज में सेम रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। वोल्टेज इज डिवाइडेड, ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइड होती है, जबकि करंट जो होता है वो सेम रहता है पूरे सर्किट के अंदर सीरीज वाले में। ठीक है ना, ये आपको लर्न रखना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं हम कि रेजिस्टेंस का टोटल क्या आएगा। देखो वोल्टेज में अभी हमने देखा था कि तीनों का सम करके आ रहा था, है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा था और आई पूरे सिस्टम में सेम था, है ना। हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बनाया। इन तीनों जो हमने तीनों रेजिस्टेंस लिए थे, है ना, इन तीनों का सम कर लिया। मान लो जो भी इनकी वैल्यू थी, देखो ये R1, R2, R3 इन तीनों का जो सम था, उसी सम का हमने एक्चुअली में एक रेजिस्टेंस ले लिया और वो हमने यहां कनेक्ट कर दिया इसके सीरीज में, और वही बैटरी रखी। हमने देखा ओम्स लॉ लगा के ये आपका फॉर्मूला निकल के आया V इक्वल्स टू IR, और जो तीनों का जो टोटल था वो हमने RS दे दिया। ठीक है ना, उसको नाम हमने RS दे दिया, जो R1 प्लस R2 और R3 जो हमने इनका सम किया था, जो भी, और हमें नहीं पता ना कि वो किस तरीके से ऐड हो रहे थे, तो हमने उनका एक ले लिया वैल्यू RS, और फाइनली हमने इसमें ओम्स लॉ लगा दिया। और इंडिविजुअली भी हमने हर एक सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाया। पहले वाले केस में ओम्स लॉ लगाया, इसमें भी लगाया और इसमें भी लगाया। तीनों केसेस में लगा के देखा तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला बनेगा V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि करंट तो सेम है तीनों केस में, तो करंट हम सेम रखने वाले हैं। इसमें रीडिंग तो हमें V1, V2, V3 तीनों में अलग अलग मिल रही थी ना, ये वाली रीडिंग, और रेजिस्टेंस भी हमारा अलग था। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमें ये मिलेगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, जो पहली वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में इन वाली इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो V की जगह रखेंगे IRS और IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। फाइनली क्योंकि लेफ्ट साइड LHS और RHS में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी कि I कॉमन है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। फाइनल हमारे पास कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। मतलब सीरीज में हमें सिंपली ऐसे ऐड ऑन करना है। तो अगर हमें कभी भी रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो हमारा वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर 4 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है और एक ये बल्ब है 20 ओम का। अब हमसे ये क्वेश्चन में पूछा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इसमें होने वाला है, आपको पता है ये सीरीज है,
है ना, सीरीज है। तो सीरीज में क्या करते हैं हम, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2। यहां पर R1 कितना है, R1 है 4 ओम और R2 है 20 ओम। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 ओम। इसका मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया 24। इसका मतलब आपसे ऐसे पूछ सकता है ना कि इस मीटर में कितनी रीडिंग आ रही है, तो ये भी निकाल सकते हैं हम। तो करंट निकालने के लिए हमें पता है कि ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर। तो हम यहाँ पर I की वैल्यू निकाल देंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा ना, V अपॉन आर। तो हमारे पास जो V है वो कितना है, वोल्टेज 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है हमें, है ना, 6 वोल्ट की बैटरी है ना। तो 6 वोल्ट हम यहाँ पुट करेंगे। R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 24 ओम है। तो हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/4। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4। अब 1 को डिवाइड कर दो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू 0.25 निकल के आ जाएगी। ये क्या है, एम्पियर। एम्पियर में इसको हम, इसकी यूनिट होती है ना करंट की, तो हम उसको एम्पियर में लिखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, देखो हो सकता है अब यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके अंदर फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज कितनी जाएगी और इसके अंदर बल्ब के अंदर कितनी वोल्टेज आएगी। तो मान लेते हैं हम V1 निकालनी है 4 ओम के अंदर, तो रेजिस्टेंस हमें पता है ना, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 4 ओम है, और वोल्टेज निकालनी है तो V इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे फॉर्मूला। तो उससे हमारी वोल्टेज निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है करंट तो सेम रहने वाला है ना, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो 4 ओम और 20 ओम के अंदर सेम रहेगा। तो 0.25 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 4 है, तो आप अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 हटाओगे तो ये 4 से 1 वोल्ट आ जाएगा, है ना, 1 वोल्ट आ गया ना। ऐसे अगर आपसे बोल सकता है कि 20 ओम के अंदर बताओ, 20 ओम के अंदर, तो रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू ये 20 ओम हो गई, आई की वैल्यू 0.25 है एम्पियर। तो आप इसे V इक्वल्स टू आई आर लगा दीजिए, तो आपको यहाँ पे भी वोल्टेज नजर आ जाएगी 0.25 इंटू 20। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 5 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जितने भी रेजिस्टेंस गिवन हो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको यही फंडा याद रखना है कि सीरीज में करंट सेम रहेगा ओवरऑल। अब आगे चलते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हो तो उसमें क्या होता है। देखो जब पैरेलल कनेक्ट होता है तो पैरेलल किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये अलग अलग तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं, एक जगह से अलग अलग कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो एक साथ एक रेजिस्टेंस ये है आपका, एक ये दूसरा ये रहा, तीसरा ये है। इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट किए हैं। इसको हम मान लेते हैं R1, इसको R2 और ये है आपका R3। 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये आपकी बैटरी है 20 वोल्ट की। अब आप एक चीज ध्यान दें यहाँ पर कि जब आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो इससे जो करंट निकलेगा बैटरी से वो आई करंट निकल के जा रहा है ना, ये आई करंट जा रहा है। तो जब ये आई जाएगा तो जब ये तीनों सर्किट में तीनों सर्किट कनेक्ट करेंगे तो आप तीनों में देखोगे डिवाइड होने लगेगा। चेक कर सकते हो आप क्या करोगे, एक अमीटर लोगे, जैसे ये अमीटर है, आप इसको यहां पर रखोगे, यहां रीडिंग लोगे तो आपको जो करंट की रीडिंग ओवरऑल रीडिंग मिलेगी। फिर आप यहां रखोगे, रीडिंग लोगे, एक बार लेने के बाद देखोगे कुछ रीडिंग आ रही होगी, वो वाली रीडिंग यहां से अलग होगी। फिर आप यहां लोगे सेकेंड टाइम, यहां से रीडिंग लोगे, फिर यहां लोगे। तीनों जगह रीडिंग लेने के बाद आप देखोगे कि तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये वाली रीडिंग ही मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, डिवाइड हो रहा है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो इन तीनों का सम नहीं आना चाहिए था इसके इक्वल, है ना, या सेम ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है इस वाले को, और इस तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो इस जो यहाँ पर करंट था, इस वाले सर्किट में यहाँ करंट था, वो आपका रीडिंग दे देगा। इसका मतलब यहाँ पर करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे पहले वाले रेजिस्टेंस में, जैसे यहाँ कनेक्ट कर रखी है, आप कनेक्ट करोगे पैरेलली, वोल्टेज वोल्टमीटर को तो हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं ना। तो रेजिस्टेंस 1 में जब आप वैल्यू लोगे तो आपको कुछ जो रीडिंग मिलेगी वो सिमिलर सी लगेगी सेकंड वाले में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपके लिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाया है, कनेक्ट किए हैं पैरेलली। अब यहाँ पर जो रीडिंग ली वो वोल्टेज की अगर मान लो 10 वोल्ट आ रही है, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ 10 वोल्ट आ रही है, तो आपको यहाँ भी सेकंड वाले केस में भी 10 वोल्ट ही नजर आएगी, और यहाँ भी आपको तीसरे वाले रेजिस्टेंस में भी 10 वोल्ट ही मिलने वाली है।
आप तीनों के पैरेलल भी कनेक्ट कर दोगे तब भी 10 वोल्ट ही मिलेगी, चाहे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, R1, R2, R3, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। और ये भी वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो सब जगह सेम रहेगी, इनसे चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पर वोल्टेज जो है वो तीनों सर्किट में सेम रहने वाली है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप करंट का केस देखते हैं तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, पैरेलल आप कनेक्शन में अगर करंट चेक करेंगे तो वो अलग अलग वैल्यू आपको नजर आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम इसके रेजिस्टेंस की ओवरऑल वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या वैल्यू आती है ना। कॉम्बिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं हम, अब कॉम्बिनेशन में हम देखना चाहते हैं इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आती है फाइनल। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को मान लेते हैं कि इन तीनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू का हमने एक रेजिस्टेंस लिया और उसको हमने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया है ना, सर्किट में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और हमने देखा कि ओम्स लॉ लगा दिया और जो करंट की वैल्यू निकल के आई वो V/RP निकल के आई है ना। अगर एक रेजिस्टेंस होता तो यही कॉम्बिनेशन बनता ना, हमने V/RP। अच्छा, अब हमने क्या किया, इंडिविजुअली हर एक रेजिस्टेंस के लिए I1 निकाल के देखा। पहले वाले केस में I1 कितना आएगा, V/R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगी पैरेलल में। तो सेकंड वाले में हमने करंट की वैल्यू निकाल के देखी। इस तरीके से हमने फाइनली तीसरे वाले के लिए भी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो पहली इक्वेशन आई थी है ना, ये वाली इक्वेशन आई थी I1 + I2 + I3, इसी में हम I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। इसमें जब पुट करेंगे वैल्यू तो यहां आप देख रहे हो लेफ्ट साइड है ना और राइट हैंड साइड, दोनों साइड वोल्टेज आपको कॉमन नजर आएगा, तो वोल्टेज आप कैंसिल कर दोगे कॉमन लेके और फाइनल आपको कॉम्बिनेशन ये मिल जाएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसका मतलब अगर आप पैरेलल कनेक्शन कर रहे हो और पैरेलल में अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली उनको इनवर्स रेशियो में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये पैरेलल के रेजिस्टेंस को ऐड करने का तरीका है। चलो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिफाई होगा अच्छे से, है ना। उससे पहले थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये चीज जो आपको लर्न करनी है, जो आपके लिए टेबल है वो मैंने आपको प्रिपेयर किया है, आप उसको एक बार देख लीजिए। देखो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है ना, आई सेम रहता है ना सीरीज में, सारे रेजिस्टेंस में तो आई सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है ना, वोल्टेज डिवाइड होती है ना सीरीज में। हर एक तीनों कॉम्बिनेशन हमने देखा था वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, तो वोल्टेज डिवाइड रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपकी जो ओवरऑल वोल्टेज है वो अब डिवाइड हो रही है, तो जितने कॉम्बिनेशन में आप डिवाइड करोगे उन सबका सम करोगे तो ओवरऑल जो सप्लाई कर रखी थी अपनी वोल्टेज वो उसके एग्जैक्ट इक्वल बैठेगी ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सीरीज में जो है करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल में आप देखोगे तो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, वोल्टेज सेम नजर आएगी आपको पैरेलल में, करंट लेकिन आपका डिवाइड हो जाएगा। ये जितने कॉम्बिनेशन होंगे पैरेलल में उन सब में अलग अलग करंट जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाता है। इन तीनों को सम करोगे, जो 3-4 जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, अब उन सबको सम करोगे तो ओवरऑल जो आपने सप्लाई करंट कर रखा है एग्जैक्ट उसके इक्वल आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल ओवरऑल सॉल्व हो जाएंगे। ये बेसिक फंडा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना, तो ज्यादा क्लैरिफाई होगा। देखो ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 3 ही लें, ये कितने भी हो सकते हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। और 3 रेजिस्टेंस में पहले वाले की वैल्यू 5 ओम है, सेकंड वाले के लिए 10 ओम ली है और थर्ड वाले के लिए 30 ओम लिया है, तीनों को अलग अलग लिया है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये वोल्ट मीटर आप पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी ली है और अमीटर रीडिंग के लिए लिया है। अब आपसे पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको पता है क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना आपको, कैसे करते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से आप जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, 4 हो 5 हो, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/R = 1/5 लेंगे, फर्स्ट वाली की वैल्यू 5 है तो
सेकेंड वाले की वैल्यू 1/10 लेंगे, क्योंकि 10 ओम है, जितना ओम का रेजिस्टेंस होगा हम उस तरीके से उसको ले लेंगे 1/30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे पहले, 30 आ गया, 5 6 6 1 जा 6 प्लस 10 3 1 जा 3 30 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1/r ये आपका आ जाएगा 1/r इक्वल्स टू 9 10/30, और आपका इन्वर्स कर दोगे तो 30/10, मतलब आपका ऑलमोस्ट 3 ओम आ गया है ना, 3 ओम आ गया ना रेजिस्टेंस। इसका मतलब ओवरऑल अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे पैरेलली तो 3 ओम आएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू बताइए। जैसे पहले वाले में करंट कितना होगा, दूसरे वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, थर्ड वाले में कितना करंट होगा। तो हमें ये पता है कि जो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, तो हम कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम देखेंगे तो पैरेलल में तीनों कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होगी वो इक्वल ही होगी, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में हमें पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इस वाले में वोल्टेज कितनी रहेगी, 12 वोल्ट रहेगी, और रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है। तो हम क्या लगा देंगे इसमें लगाएंगे ओम्स लॉ। फर्स्ट केस के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V इक्वल्स टू IR, और हमारे पास V कितना है 12 वोल्ट है ना, I कितना है, I हमको निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा पहला 5 ओम का था, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 12/5 इक्वल्स टू I। तो पहला वाला जो केस का करंट है वो 12/5 आ जाएगा, है ना। अब हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में भी वही अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, और जो हमारा वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही रहने वाला है, करंट हमको निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, है ना, 10 ओम है ना सेकेंड केस में, तो हम यहाँ 10 ओम लेंगे, 10 ओम, 12/10 इक्वल्स टू I2, या I2 ले लो आप, इससे ना कंफ्यूजन नहीं होगा, ये I1 था, ये I2 था, 12/10 अप्रोक्स 1.2 एम्पियर आ गया करंट, ये आपका सेकेंड केस में। थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में भी हमें ओम्स लॉ लगाना है, V इक्वल्स टू I3R, है ना, तीसरे वाले केस में 12 वोल्ट बैटरी रहेगी, I3 निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है थर्ड केस में, थर्ड केस में आपको दे रखी है 30 ओम, तो आप 30 ओम यहाँ 30 रखोगे तो 12/30 एम्पियर, ये आ गया I3 आपका। आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहीं तक करके छोड़ दिया है ना। अब फ्रैक्शन डिवाइड करना है वो आप देख सकते हो। मेरा बेसिकली आपको इस चीज पर फोकस है कि कैसे आपको क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि ओवरऑल करंट बताओ इस सर्किट के अंदर, है ना, इस सर्किट के अंदर यहाँ पर इस अमीटर के अंदर कितनी रीडिंग होगी, तो आप क्या करोगे, आपको पता है तीनों केस में करंट डिवाइड होता है, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे, है ना। यहाँ पर आपको तीनों का टोटल बताना है ना, तो पहले वाले में कितना जा रहा है, सेकंड वाले में कितना जा रहा है, तीसरे वाले में कितना जा रहा है, तीनों को आप सिंपली ऐड कर देंगे। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो आप देख लो पहले वाले केस में आप डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 2.4 आएगा, है ना। तो पहला हो गया आपका 2.4, सेकंड वाला 1.2, और तीसरे वाले में भी डिवाइड कर लीजिए आप, है ना, 30, ये आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर, है ना, 0.4 एम्पियर आएगा ना, 3 4 जा 12 और 10 नीचे है तो 0.4 एम्पियर, 0.4, तो ये आपका आ जाएगा 4 एम्पियर, है ना, 4 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा टोटल। अच्छा, आपसे ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछ ले वो आप कर चुके हो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें से आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा मिक्स सीरीज और पैरेलल का, क्योंकि ज्यादातर जो सर्किट बनते हैं वो मिक्स करके बनते हैं, सीरीज भी और पैरेलल भी। प्योर सीरीज बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आपसे हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सीरीज में भी और पैरेलल में। अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से, तो ये जो सर्किट है वो आपको पैरेलल नजर आ रहा होगा, है ना, ये पैरेलल है ना, जबकि आप इसको देखोगे तो ये भी पैरेलल है,
लेकिन जब आप इनको सॉल्व करोगे तब आप देखोगे कि फिर ये इनके कॉम्बिनेशन सीरीज में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं। एक्चुअली में आपको डायग्राम कुछ ऐसे नजर आएंगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिए हैं, लेकिन आपको बुक में कुछ रेजिस्टेंस ऐसे, इस रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे बनाते हैं, तो आपको इस तरीके से नजर आएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको गिवन है पहला वाला 10 ओम का, दूसरा 40 का, तो आपको पैरेलल है, तो आप पैरेलल पहले से कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो R1 है वो आपका ये पैरेलल में है, तो 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40 है ना। ऐड कर लोगे ना आप इसे, तो कितना आएगा 1/R इक्वल्स टू एलसीएम लोगे 40 एंड 4 1 5, तो ये आपका आने वाला है 1/R इक्वल्स टू 5/40, और ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 40/5। इट मीन्स 5 8 से 40, R इक्वल्स टू 8 ओम है ना। 8 ओम आ गया ना पहला वाला, ये वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये चीज देख रहे हो आप, दोनों को मिला रहे हैं तो दोनों में जो मिनिमम है उससे भी कम आ रहा है ना, कम वाले से भी कम आ रहा है। देखो 10 ओम 40 ओम, तो 10 से भी कम आया। कॉम्बिनेशन में पैरेलल में ऐसा ही होता है। पैरेलल में हमेशा आप आंसर चेक कर सकते हो इस तरीके से कि पैरेलल जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कम वाले से भी कम आएगी। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब ये आपका एक तरीके से चेक करने का तरीका हो सकता है, नहीं तो आपको फिर से वो सॉल्व करना होगा, कहीं कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, अब इस तरीके से देखो ये तीन कॉम्बिनेशन 30 20 60, इसमें सबसे कम कितना है 20 ओम है। अगर हम हमारे जो रेजिस्टेंस आने वाला है ओवरऑल इन तीनों पैरेलल को ऐड करेंगे तो 20 से भी कम आएगा। अगर 20 से ज्यादा आ रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, 1/R इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वल्स टू एलसीएम लो तीनों को 60 आएगा, 30 2 2 1 जा 2, फिर 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 60 से करोगे तो 1 आएगा। तो मतलब ओवरऑल आपका जो आएगा 1/R इक्वल्स टू 3 to 5 और 6/60, और ये आ जाएगा R इनवर्स कर देते हैं 60/6, मतलब 10, R इक्वल्स टू 10 ओम। मतलब आपका देखो बोला था ना 20 है मिनिमम, उससे भी कम आ रहा है, तो उससे भी कम हो गया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। अभी आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया, ये जो रेजिस्टेंस है आपका वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इन दोनों का कंबाइन करके एक बन गया, और इन दोनों का कंबाइन करके एक बन गया। ये आपका यहाँ पे अमीटर है ना, ये आपका स्विच की है, फिर यहाँ पर आपकी ये बैटरी है, ये बैटरी। पहले वाले का आपका आ रहा था 8 ओम और आपका नेक्स्ट वाला आ रहा है 10 ओम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके अब सीरीज में हो गए है ना, डिवाइड नहीं है। आप देखो कहीं पे भी है बीच में डिवाइड नहीं है, सीधे कनेक्टेड है। इस तरीके से कनेक्शन आपके सीरीज में होते हैं, और आप जब इनको सॉल्व करोगे तो ये सीधे ऐड हो जाएंगे, ये 8 ओम और ये 10 ओम। ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा R1 प्लस R2, और ये आपका हो जाएगा R इक्वल्स टू 8 प्लस 10 18 ओम है ना। ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया 18 ओम, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन का आपका रेजिस्टेंस 18 ओम हो गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है इस 10 ओम में कितना करंट होगा या वोल्टेज होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या इसमें कितना होगा। इस तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकते। अगर इस क्वेश्चन में हम करंट निकालते हैं ओवरऑल, तो V इक्वल्स टू IR आप लगा दीजिए ओम्स लॉ। तो वोल्टेज आपको पता है 12 वोल्ट है, करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे ले आइए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 आई है, तो आप करंट निकाल लोगे इस तरीके से 12/18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3 इक्वल्स टू I अप्रॉक्स 0.67 एम्पियर है ना, ये आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपका करंट आ जाएगा, और भी आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको आप यूज करते हो, वो कुछ टाइम चलने के बाद हीट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनसे हीट प्रोड्यूस होना शुरू होती है। इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ न कुछ हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो
तो ये हीटिंग इफेक्ट आता कहाँ से है? आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अच्छा सोर्स क्या है? बैटरी। बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है ना, वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। उसके अंदर केमिकल्स होते हैं ना, बैटरी के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन चल रही होती है इसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस। तो ये केमिकल रिएक्शंस जो रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और यहाँ पर कम हो। पॉजिटिव पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ ज्यादा है। तो इसका मतलब इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है, दोनों जगह वोल्टेज डिफरेंशिएट है। ये जब तक मेंटेन रहेगा, जब तक इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहेगी, और जब ये मेंटेन नहीं रहेगा तो इनमें वोल्टेज का डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों टर्मिनल में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इसको केमिकल रिएक्शन करते रहने जरूरी रहेंगे। इसका मतलब बैटरी जो होती है वो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके करंट प्रोड्यूस करती रहती है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी है बैटरी की, या फिर जो आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? जैसे सपोज करो आपने फैन चला रखा है ना, घर में फैन लगा होगा, तो फैन जब रोटेट करता है तो आपने देखा होगा अगर उसे काफी देर तक आप घुमाते रहो, मतलब उसको आप यूज करो, तो कुछ देर बाद आप देखोगे वो हीट हो जाता है। हीट हो जाता है इसका मतलब आपने तो उसे हवा के लिए चलाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप ब्लेड को रोटेट करने में यूज कर रहे थे, बट वो हीट भी हो रहा है। हीट हो रहा है अगर लॉन्ग टर्म आप करते हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहा है, जो कि वेस्टेज है। तो इस तरीके से दो कामों में वो एनर्जी यूज होती है। एक तो यूजफुल वर्क जो आप करना चाहते हो, बट उसके अलावा जो आप नहीं चाहते हो फिर भी वो वेस्टेज की फॉर्म में जाती है, ठीक है ना, वेस्टेज हो जाती है। फैन के केस में वो रूट को रोटेट करती है ब्लेड्स को, वो यूजफुल वर्क है, वाइल हीट जो होता है हीट की फॉर्म में वो वेस्ट करती है, और इस तरीके से काफी इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो जाते हैं। अगर आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जिनके अंदर रेजिस्टेंस ही लगाते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, और हम आगे देखने वाले हैं अवन वगैरह, ये सब चीजें। इसमें आप रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब हमें इसका हीटिंग वाले पार्ट को ही यूज करना है, हीट एनर्जी को यूज करना है। तो ऐसी चीज लगाएंगे ना जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यूज करते हैं। तो इस ऐसे केस में हमारा हीट एनर्जी मेन एनर्जी होती है, मतलब हमको हीट एनर्जी चाहिए, है ना, और दूसरी एनर्जी नहीं चाहिए। बट इसके अलावा भी ऐसा होता है कि वो एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे अगर आपने हीटर यूज कर रहे हो, तो हीटर जो होता है, जब आप सर्दियों में रूम में लगाते हैं ना हीटर, तो ब्लोअर जो होता है वो क्या होता है, वो उसके अंदर स्प्रिंग सी रहती है ना, वो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। अब वो हीट करते टाइम वो ग्लो करने लगता है, इसका मतलब कुछ एनर्जी वो लाइट की फॉर्म में वेस्ट कर रहा है ना, लाइट एनर्जी वेस्ट हो रही है। मेन काम तो उसका हीट प्रोड्यूस करना है, बट वो लाइट की एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेस्टेज जा रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या करते हो आप? इलेक्ट्रिक बल्ब तो आप रोशनी के लिए यूज कर रहे हो ना, लाइट के लिए, बट उसमें भी वो कुछ देर आप देखोगे तो वो गर्म हो जाता है, इसका मतलब वो भी हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब दो तरीके से एनर्जी वेस्ट यूज होती है, एक यूजफुल वर्क में और एक वेस्टेज की फॉर्म में। वेस्टेज जो हमें नहीं चाहिए, बट वो फिर भी हम उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, वो यूज होती ही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये फैन है, कुछ देर बाद हीट हो जाएगा, और वो हीट जो होगा वो हीट एनर्जी को वेस्ट करने लगेगा, हीट एनर्जी को निकालने लगेगा, जबकि हमें वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ फैन की रोटेशनल एनर्जी चाहिए ना, उससे हमारा ब्लेड रोटेट करते रहे और कूलिंग हो। लेकिन अगर वो बहुत देर तक चलाते रहोगे तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो एयर को भी गर्म करने लगता है ना। वो इसीलिए कहते हैं ना, पंखा गर्म हो गया, हीट पंखा गर्म कर रहा है रूम को, इसका मतलब उसको कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए जिससे कि वो कूल हो जाए। इसी तरीके से देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो आप देख रहे हो, ये जो है, ये फिलामेंट जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना, टंगस्टन का होता है ये, टंगस्टन
एलिमेंट होता है जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है और मेल्ट नहीं होता। इसी का यूज करके हम बल्ब में इसको हम ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकते हैं और ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और हम इसी को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा इसके अंदर कुछ न्यूट्रल गैसेस भरी जाती हैं जैसे आर्गन वगैरह, जिससे कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करता है। ठीक है ना। ये हम केमिस्ट्री सेक्शन रहता है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर आर्गन को भर दिया जाता है या नियॉन को भर दिया जाता है, जिससे कि ये ग्लोइंग जो होती है वो अच्छे से होती है। ठीक है। इसका जो फिलामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हीट सस्टेन कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक लाइफ रहती है उसकी। इसी तरीके से हमने एक सर्किट लिया है, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। रेजिस्टेंस इन द सेंस आप कुछ भी ले सकते हो जिसमें प्योर रेजिस्टेंस हो। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये सर्किट बनाया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्टेज मीटर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इसकी रीडिंग बता रहा होगा कि वोल्टेज में कितनी सप्लाई हो रही है, और ये बैटरी से, और ये एमीटर सीरीज में लगाया हुआ है। तो हमें इसमें ये बताना है कि कितनी एनर्जी ये हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है, वो एनर्जी हम निकालना चाहते हैं। तो इसकी फॉर्मूला निकाल लेते हैं, उसके लिए हमने सर्किट बनाया। मान लो ये बैटरी जो है क्यू चार्ज को फ्लो कर रही है, क्योंकि इसकी वोल्टेज कितनी होगी, वी वोल्ट है, हम मान के चलते हैं वी वोल्ट है। फॉर्मूला निकालना चाहते हैं ना, तो हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे, हम वी वोल्ट ले लेते हैं। तो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इससे, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, प्लस माइनस की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो टी टाइम के लिए रख लेते हैं, कोई टाइम तो लेना पड़ेगा ना कि इतने टाइम के लिए हम फ्लो करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम वर्क निकालना चाहते हैं कि कितना वर्क होगा उस टाइमिंग में। तो चार्ज इंटू वोल्टेज, वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू वोल्टेज, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का और कितना चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं, तो चार्ज इंटू वोल्टेज से वर्क निकल आता है। अगर हम पावर निकालना चाहते हैं तो पावर होता है कि डेट वर्क कितने टाइम में कर रहे हो, वर्क अपॉन टाइम। पावर हम उससे पता लगाते हैं कि कितनी पावर ना, कितनी तेजी से कोई चीज चल रही है। तो वर्क को अगर आप डिवाइड कर दोगे इसी को टाइम से, तो आपकी पावर निकल के आएगी। इसको हम आगे देखेंगे अभी आगे अच्छे से। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ज अपॉन टाइम जो होता है वो आपका करंट हो जाता है ना, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो पावर इक्वल टू वी आई, ये आपका फॉर्मूला पावर का बन जाता है। हमें तो लेकिन एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए ना, कि हीट एनर्जी रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हम वर्क को यहाँ पे यूज करेंगे। वर्क मतलब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाता है ना, कुछ इस तरीके से। टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, हम वर्क का फॉर्मूला लगा लेंगे, पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, टी का फॉर टाइम होता है, और हम इस तरीके से हीट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, वी आई इंटू टी, है ना। ये हीट क्या है, वर्क क्या है, वर्क हीट ही तो है। यहाँ पर वर्क किस फॉर्म में हो रहा है, हीट की फॉर्म में हो रहा है, तो हम हीट को वर्क बोल सकते हैं। हीट भी जूल में होती है, वर्क भी जूल में होता है, तो हीट इज वर्क, यहाँ पे वर्क इज हीट। तो वी इंटू ई, वी इंटू टी इंटू आई, ठीक है। इस तरीके से हम वर्क निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर आप यहाँ पर वी की जगह आई आर रख दो तो आपका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी आ जाता है ना, आई स्क्वायर आर टी। तो ये ही कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, क्योंकि जूल्स ने इसको डिफाइन किया था। तो हीट एनर्जी अगर आप निकालना चाहो तो आई स्क्वायर आर टी की फॉर्मूला भी है इसका, वी आई टी भी है, जो आपको अवेलेबल हो वो वैल्यू आप पुट करके हीट एनर्जी निकाल सकते हो। ये भी वही है और ये भी वही है। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला भी बन जाता है, अगर आप यहाँ पर H इक्वल टू वी आई टी की जगह, आई की जगह ओम्स लॉ में ना आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर पुट कर देते हो, है ना, वी अपॉन आर कर देते हो आई की जगह, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा वी अपॉन आर इंटू टी, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर, है ना। ये भी आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये न्यूमेरिकल सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, वी आई टी, बस आप ओम्स लॉ लगा दीजिए, यहाँ पर वी की जगह आई आर रख दीजिए तो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, और आई की जगह अगर आप वी बाई आर रख देंगे, ये फॉर्मूला रख देंगे, तो आपका वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा, है ना। तो ये सेम ही फॉर्मूला है, तो आप किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरे को ओम्स लॉ लगा के बना लीजिए, बहुत ईजी है। अब इनके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। आपने फ्यूज वायर देखा होगा, फ्यूज में यूज करते हैं। ये देखो ये फ्यूज है यहाँ पर, आपको नजर आ रहा है,
ये कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है, ये रहा, ये बहुत पतला रखा जाता है जिससे कि जितनी कैपेसिटी होती है ना, हमें डिवाइस को बचाना होता है ना, डिवाइसेस में अब तो लगा आता है ऑटोमेटिकली अंदर। तो क्या होता है, ये जो वायर होता है ये अलग अलग एम्पियर के हिसाब से रखा जाता है कि कितनी सस्टेन कर सकता है, कितने करंट को सस्टेन कर सकता है। जैसे अगर हमारा कोई डिवाइस है, अगर वो 15 एम्पियर का है, उसको सस्टेन बचाना है, तो हम उसको 15 एम्पियर का वायर यूज करेंगे, 15 से 20 के बीच यूज कर लेंगे, जिससे कि क्या हो कि वो ज्यादा वोल्ट एम्पियर से वो बेकार ना हो जाए, कहीं ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो डैमेज ना हो जाए। तो ये क्या करता है, ज्यादा जैसे ही एक लेवल से क्रॉस करेगा वहीं ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं करने देगा। होता है ना कभी कभी बहुत तेज लाइट आ जाती है तो सारे घर के फ्यूज हो जाते हैं, कभी टीवी खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इस सब को बचाने के लिए फ्यूज लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर फ्लक्चुएशन होता भी है तो ये फ्यूज बचा लेते हैं। इस तरीके से ये देखो, ये ब्रेक हो गया ना, इसका मतलब एक वैल्यू को जैसे क्रॉस करेगा ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, मतलब ये एप्लीकेशन है, यूज है हीटिंग इफेक्ट का, इससे हमने अपने डिवाइसेस को, कॉस्टली डिवाइसेस हैं उनको बचा लिया। इसी तरीके से बल्ब भी फ्यूज हो जाते हैं, तो इसी तरीके से हमने घर में एक मेन सर्किट में भी फ्यूज को यूज करते हैं। आप देखना कभी वहां पर बहुत पतले पतले वायर्स लगे रहते हैं, वो घर की जो वायरिंग होती है, घर के जो डिवाइसेस होते हैं उनको सबको सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप हीटर भी देखा होगा आपने, हीटर में भी हीटिंग एलिमेंट लगा होता है ना। तो वो क्या करते हैं, हमें जब हीट एनर्जी चाहिए तो हम उसको, उस डिवाइस को हीट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन हुआ ना, करंट को हम हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हीटर में। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ये आप सर्दियों में खूब यूज करते हो। ये आपकी प्रेस है, प्रेस तो सब जानते ही हैं, है ना। इसको हम, इसमें भी यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है। हीटिंग एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस। वो जल्दी, जितना जल्दी हीट कर जाए और हीट में ही मैक्सिमम एनर्जी को कन्वर्ट करे, वही अच्छा हीटिंग एलिमेंट है। तो इनको यूज करके हम गर्म करके कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, है ना। ये ब्लोअर है, जाते हैं ना कभी हेयर कट कराने के लिए या फिर उसके लिए, तो आपने देखा होगा हेयर को स्ट्रेट करने के लिए या फिर उन सब के लिए ये यूज किया जाता है ब्लोअर, है ना। गरम गरम हवा निकलती है इससे। इसमें क्या होता है, इसमें भी रेजिस्टेंस ही होता है। कोई भी चीज जो हीट में कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हीटर, उसमें क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट ही होंगे ना। ये केटल है, चाय बनाते हो, पीते हो, तो ये क्या है, इन सब में हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस ही लगा रखा है हमने, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दे। चलिए इससे बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें एक इलेक्ट्रिक आयरन दे रखी है जो कि 840 वॉट की मैक्सिमम यूज करती है, मैक्सिमम पावर जो है वो 840 वॉट है। और मिनिमम रेट पे अगर हम यूज करते हैं, उसका होता है ना आगे जो, ये आपका जो आगे मीटर सा जो होता है, जब आप इसे रोटेट करते हो तो अलग अलग पावर की यूज करते हो आप, है ना, कम ज्यादा करना हो तो आपको। जब आप मैक्सिमम यूज करते हो तो 840 वॉट और मिनिमम यूज करते हो तो 360 वॉट। अब आपसे वोल्टेज बता रखी है कि 220 वोल्ट की आप वोल्टेज यूज कर रहे हो, आपसे करंट पूछा है, करंट बताओ आप कितना होगा और रेजिस्टेंस बताओ, दोनों केस में। मतलब जब आप मैक्सिमम यूज कर रहे हो तब करंट बताओ और रेजिस्टेंस बताओ, और मिनिमम यूज कर रहे हो तब आप करंट बताओ और रेजिस्टेंस बताओ। तो आपको पावर का एक फॉर्मूला बताया था, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, आपको यूज करना है। जब आप मैक्सिमम यूज कर रहे हो, मैक्सिमम यूज में आप क्या करोगे, पावर आपकी कितनी दे रखी है, 840 वॉट, है ना, 840 है ना, और आपका जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220 वोल्ट, ये दोनों ही केस में, है ना, सेम ही है वोल्टेज। तो आप क्या करोगे, पावर इक्वल्स टू VI यूज करोगे, और पावर आपको 840 गिवन है, वोल्टेज आपको 220 गिवन है, और आप करंट निकाल लोगे इस तरीके से, 840 डिवाइडेड बाय 220, और आपका जो करंट निकल के आएगा अप्रोक्स, से कैंसिल कर दो, ये आपका 3.8 और 2 एम्पियर के समथिंग आएगा, ठीक है, ये आपका करंट आ गया। अच्छा, इस केस में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू IR लगाओगे, ओम्स लॉ लगाओगे, क्योंकि आपके पास वोल्टेज गिवन है, करंट आपने निकाल लिया तो रेजिस्टेंस निकाल लोगे, कितना रेजिस्टेंस है। वोल्टेज आपकी 220 है, करंट आपका 3.82 आ रहा है, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो 220 डिवाइडेड बाय 3.82, तो आप इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल लोगे। रेजिस्टेंस आपका समथिंग निकल के आएगा
57.60 ओम। ठीक है ना, ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अच्छा, अब अगर आपसे पूछता है कि आप मिनिमम वाली केस में भी तो निकालो, तो मिनिमम वाले में निकाल लेंगे। पावर मिनिमम में कितनी है, 360 वॉट, और आपका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, तो आप निकाल लो। पावर इक्वल्स टू वी आई, सेम प्रोसीजर है, बस वैल्यू अलग है। 360 पावर, वोल्टेज 220 इंटू करंट, तो आप 360 डिवाइडेड बाय 220, तो आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे डिवाइड कर दो, ये आपकी समथिंग आएगी 1.64 एम्पियर। ठीक है, ये आपका करंट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपसे रेजिस्टेंस बोलेगा तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, क्या लगाओगे, V इक्वल्स टू आई आर, है ना, ओम्स लॉ लगा देंगे ना, ओम्स लॉ से हेल्प से तो निकाल सकते हैं। वोल्टेज 220 वोल्ट है, करंट आपका 1.64 एम्पियर आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 220 डिवाइडेड बाय 1.64, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया। ये अप्रोक्स आपका आएगा 134.15 ओम। ठीक है ना, आप डिवाइड करके देख लेना, ये अप्रोक्स आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कुछ बेसिक नहीं है, आपको दो ही तो फॉर्मूले यूज करने थे, एक तो P इक्वल टू वी आई पावर का, और दूसरा ओम्स लॉ वाला V इक्वल्स टू आई आर। कोई नया फॉर्मूला तो थोड़ी आया है, सब वही है। आपको इन्हीं को बेसिक को थोड़ा सा ध्यान में रखकर यूज करना है। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक 100 जूल का हीट, 100 जूल हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है हर सेकेंड, 4 ओम के रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है कितने ओम का, 4 ओम का, और इससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वर्क कर रहा है 100 जूल। ठीक है, अब आपसे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज निकलवाई है, वोल्टेज कितनी होगी। तो अब आपको करना क्या है भाई, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, H हीट एनर्जी है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड। तो आपने यहाँ पर 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे जो हीट के हैं, वो I स्क्वायर आर टी पढ़ा होगा, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या वी आई टी। ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, कोई करंट की फॉर्म है, कोई वोल्टेज की फॉर्म में है, तो आप इसमें से यूज कर सकते हो। हमें निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज के लिए हम H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी यूज कर सकते हैं, है ना, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है ना, तो H हमारे पास कितना है, H हमारे पास 100 जूल है, V हमें निकालना है, R हमारे पास 4 ओम है, टाइम हमें गिवन है 1 सेकेंड में निकालना है, ईच सेकेंड, तो टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, तो हम 1 सेकेंड पुट कर देंगे और हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4, V स्क्वायर है तो V स्क्वायर को अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट 100 इंटू 4 इक्वल्स टू V। जब इसे निकालोगे रूट से तो 10 का, ये 10 का स्क्वायर रूट होता है, ये 4 का, तो 10 इंटू 2 आ जाएगा, ये आपका वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आपका 20 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप 20 वोल्ट निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हुआ आपका वोल्टेज निकालने का। ठीक है ना, दूसरा तरीका आप इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को, है ना, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, H आपको 100 जूल गिवन है, I आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, R आपको 4 गिवन है और ये 1 ओम गिवन है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू आई स्क्वायर, तो इसे डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और I इक्वल्स टू आप अंडर रूट निकालोगे 25 का, तो आपका 5 आ जाएगा, है ना, I इक्वल्स टू 5 आ गया, तो अब आप क्या करोगे, V इक्वल्स टू आई आर लगा दोगे, ओम्स लॉ, क्योंकि करंट आ गया ना, अब आपको वोल्टेज निकालना था, तो I तो 5 है, रेजिस्टेंस आपका 4 है, तो आप 20 वोल्ट भी इस तरीके से आपका आ गया। तो मेथड हो गया, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो। आपने बोला कि सर हमें ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, ये वाला है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई सा भी तरीका हो, आपको कोई भी फॉर्मूला याद हो आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज निकल के आ गया और करंट भी निकल के आ गया। अगर आपको वोल्टेज आ गया तो यहाँ से भी आप वोल्टेज करंट निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर, V आपका 20 वोल्ट है, करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस आपका 4 है, तो 20 बाय 4 इक्वल्स टू आई, तो यहाँ भी आपका I इक्वल्स टू 5 एम्पियर आ गया।
है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी तरीका हो, जो भी आपको फॉर्मूला याद है, जो जिस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, है ना। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? पावर इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आप कितना वर्क इफेक्टिवली कर रहे हो, कितने टाइम में। अगर वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो डेट इज कॉल्ड पावर। ठीक है। पावर को हम वॉट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप किसी लिक्विड को कैलकुलेट करते हो लीटर में, मास को आप केजी में कैलकुलेट करते हो, वैसे ही आप पावर को वॉट में कैलकुलेट करोगे। अच्छा, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। अच्छा, वर्क को आप जानते हो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपने पहले पढ़ चुके हो ये, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को टाइम ही रहने दो। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, फोर्स, है ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आपके पास कई सारे फॉर्मूले हो गए। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। तो ये फॉर्मूले आपके सामने हो गए। अच्छा, एक चीज और, आपने कभी कई सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोटर होती हैं, तो उन पर आपने देखा होगा हॉर्स पावर लिखा होता है। ये हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर एक यूनिट है जिसको हम 1 हॉर्स पावर को मान के चलते हैं। 746 वाट होता है। कितना होता है? 746। ये बड़ी यूनिट होती है। तो 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, मतलब ये 746 वाट को हम 1 हॉर्स पावर मान के चलते हैं। तो इस तरीके से इसको एक यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, वो आपकी रीडिंग को किलोवाट आवर में कैलकुलेट करता है। किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर हम बोलते हैं 1 घंटे में अगर वो 1 किलोवाट का डिवाइस है तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा डेट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक है। तो अब अगर हम इसको किलोवाट आवर को जूल में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू आवर। आवर को आप सेकेंड में चेंज कर दीजिए और किलोवाट को वॉट में चेंज कर दीजिए। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं और 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, है ना। ये है ना 3.6 इंटू, आप कैलकुलेट करो, जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये आपका जूल में वैल्यू होगी। तो ये आपकी पावर हुई। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है। जैसे हमने अभी लास्ट में फॉर्मूला देखा था ना, रेजिस्टेंस की टर्म में कैसे था। जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, उसमें हम पावर निकालना चाहते हैं तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है ना। ये भी तो एक फॉर्मूला था। तो कई सारे फॉर्मूले हो गए। तो पावर को, हमारे जो काम का पावर का फॉर्मूला है वो यही आएगा, इलेक्ट्रिक पावर वाला, है ना। तो वोल्टेज इंटू करंट, अगर आप ओम्स लॉ लगा दोगे तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आप अगर V इक्वल्स टू आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, है ना। V इक्वल्स टू आई आर रखोगे तो V की जगह आप आई आर रख दो यहाँ पर, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अच्छा, V अपॉन आर रख दोगे आई की जगह, तब भी आपका फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर बन जाएगा। तो ये आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। आपको ये याद नहीं रहते हैं तो याद करने का तरीका बता देता हूँ। आप इस तरीके से ट्राइंगल बना लो, एक ऊपर P लिख लो, नीचे I इंटू V, नीचे V, 3 कॉर्नर बना के। तो अगर आप P निकालना चाहते हो तो पावर इक्वल्स टू नीचे I इंटू V हो जाएगा, है ना। अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा पावर इंटू पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, जो बच जाएगा उसको आप डिवाइड करके लिख दो। अच्छा, वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज हो जाएगा पावर अपॉन आई। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो अगर आप भूल जाते हो तो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे कि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये एक हमारे पास बल्ब है और ये 220 वोल्ट का बल्ब है। कितने वोल्ट का है? 220। ठीक है, वोल्ट से हमने कनेक्ट कर रखा है इसको। और जो करंट है वो हमारे पास 0.5 एम्पियर करंट है, 0.50 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। अब हमें निकालना क्या है? पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला, अब पावर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो वही हमें ट्राइंगल बना लेना है। ट्राइंगल में हमने P लिख लिया, I लिख लिया और V लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है? पावर निकालनी है। करंट हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास है, तो पावर निकालनी बहुत ईजी है। पावर इक्वल टू VI, है ना। पावर इक्वल टू VI, वोल्टेज 220, करंट कितना है? 0.5 एम्पियर,
0.50 आप मल्टीप्लाई कर दो इसे, है ना, कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स आपका आ जाएगा 110, है ना, 110 वॉट, 110 वॉट आ जाएगा। चलिए तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वॉट का है और इसको हम 8 घंटे यूज करते हैं एक दिन के अंदर, तो इसको हमें 30 दिन तक यूज करना है और जो ये कंजप्शन यूज करेगा पावर का वो उसकी कॉस्ट 3 रुपीज है 1 किलोवाट आवर की, मतलब 1 यूनिट 3 रुपए की है। तो आपको होल मंथ की कॉस्ट बतानी है कि कितनी ये लग जाएगी इसमें। तो सबसे पहले हम इसका वाट कंजप्शन निकाल लेते हैं। 400 वॉट जो है 1 आवर की कॉस्ट है इसकी, 1 आवर में जो है 400 वॉट कंज्यूम कर लेता है। तो अगर हम इसको 1 डे की निकालते हैं तो 8 आवर होते हैं यूज करने के, तो ये अप्रोक्स बैठता है 3200 वॉट, ठीक है, 3200 वॉट है जो कि एक दिन में यूज कर लेता है। लेकिन हमें तो इसे 30 डेज के लिए निकालने हैं, फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए क्या करेंगे, हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200 इंटू 30, ये अप्रोक्स आपकी बैठेगी 96,000 वॉट आवर, है ना, इतने आवर हो जाएंगे, वॉट आवर हो जाएंगे। हम इसको किलोवाट आवर में चेंज कर लेंगे, ये वॉट आवर है तो हम किलोवाट आवर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमने अभी तक इसे वॉट आवर में ही निकाला था। तो 1000 वॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका वॉट आवर से किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा, है ना। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 96 किलो वॉट आवर आ जाएगा। हमें पता है कि 1 वॉट किलो वॉट आवर की कॉस्ट 3 रुपीज है, तो ये 96 की कितनी हो जाएगी, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये अप्रोक्स बैठेगी 288 रुपीज, मतलब आपकी जो कॉस्ट आई है वो 288 रुपीज आई है टोटल होल मंथ की। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जैसे भी न्यूमेरिकल हो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और इससे ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।